हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू टिक सीरीज। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल एमसीक्यूज ऑफ क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला क्वेश्चन करते हैं। द टर्म हेल्थ इज डिफाइंड इज मैनी वेज। द मोस्ट एक्यूरेट डेफिनेशन ऑफ हेल्थ वुड बी कि हेल्थ वाली जो टर्म है उसको काफ़ी तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। जो बेस्ट ऑप्शन है हेल्थ की, यानी कि जो बेस्ट डेफिनेशन है हेल्थ की, वो क्या है उसे हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है एनसीईआरटी में एक डेफिनेशन भी दे रखी है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। फिर भी हम इनको जो जितने भी चार ऑप्शन है इनको एक एक कर पढ़ते हैं और देखते हैं कि बेस्ट डेफिनेशन हेल्थ की क्या होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं, हेल्थ इज द स्टेट ऑफ कंप्लीट बॉडी। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड इन अ बैलेंस कंडीशन। हेल्थ इज द रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्माइलिंग फेस। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ इज अ सिंबल ऑफ इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी। तो जो एनसीईआरटी की डेफिनेशन है वो ये है कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, यानी कि सही तरीके से जिसमें डिफाइन किया गया है वो सी ऑप्शन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द ऑर्गेनिज्म विच कोज डिजीज इन प्लांट एंड एनिमल आर कोल्ड। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कोज करते हैं प्लांट और एनिमल दोनों में। तो यानी आपको पता होगा कि डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है पैथोजन, जिसमें कि बैक्टीरिया, फंजाई, वायरस, प्रोटोजोआ ये सब आते हैं। तो यानी कि इसका आंसर हो गया ए, पैथोजेंस। डिजीज कोजिंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है पैथोजेंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द क्लिनिकल टेस्ट दैट इज यूज फॉर डायग्नोसिंग ऑफ टाइफाइड इज। कि टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए जो क्लिनिकल टेस्ट होता है उससे क्या कहा जाता है। तो आपको पता ही होगा कि टाइफाइड को डायग्नोस करने के लिए जो क्लिनिकल टेस्ट है उसे कहा जाता है विडाल टेस्ट। एनसीईआरटी में भी दे रखा है, यानी कि जो टाइफाइड फीवर है उसको पता करने के लिए जो टेस्ट यूज किया जाता है वो है विडाल टेस्ट। तो इसका आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, द डिजीज आर ब्रॉडली ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेज। इन द लिस्ट गिवन बिलो आइडेंटिफाई द इन्फेक्शियस डिजीजेज। कि जो डिजीज़ है उनको इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस में ग्रुप्ड किया गया है। यहाँ पर कुछ डिजीज़ के नाम दिए गए हैं, हमें उनमें से फाइंड आउट करना है कि जो इन्फेक्शियस डिजीज़ है वो कौन सी है। तो चलिए एक एक करके फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए जो कैंसर है वो तो नॉन इन्फेक्शियस है। इन्फ्लुएंजा एक फ्लू है, ये इन्फेक्शियस है। एलर्जी भी नॉन इन्फेक्शियस है और स्मॉल पॉक्स इन्फेक्शियस है। तो यानी कि जो सेकंड और फोर्थ है ये इन्फेक्शियस डिजीज़ है। तो यानी कि हमारा ऑप्शन हो गया डी, डी इज़ करेक्ट। इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू और स्मॉल पॉक्स भी इन्फेक्शियस है, तो यानी कि इसका आंसर हो गया डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, the sporozoid that cause infection when a female anopheles mosquito bite a person are formed in। के जो स्पोरोजोइड है जो ह्यूमन बॉडी के अंदर इन्फेक्शन करते हैं वो फीमेल एनोफिलस के किस बॉडी के पार्ट के अंदर फॉर्म होते हैं। तो हमें सबको ही पता होगा कि सलेवरी ग्लैंड ऑफ मॉस्किटो में स्पोरोजोइड फॉर्म होते हैं। तो इसका आंसर हो गया सी। तो फिफ्थ का हो गया सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, द डिजीज चिकनगोनिया इज ट्रांसमिटेड बाय। कि जो डिजीज है चिकनगोनिया वो किसकी वजह से ट्रांसमिट होता है, यानी कि वेक्टर कौन है। तो हमें पता ही होगा कि एडीज मॉस्किटो चिकनगोनिया का वेक्टर है। फीमेल एनोफिलस तो मलेरिया का है और चिकनगोनिया का है एडीज मॉस्किटो। तो इसका आंसर हो गया बी, 6 का बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, मैनी डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ऑब्जर्विंग द सिम्टम्स इन द पेशेंट। बहुत सारी डिजीज पेशेंट में सिम्टम्स देखकर पता लगाई जा सकती हैं। विच ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आर इंडिकेटिव ऑफ निमोनिया, यानी कि यहाँ पर हमें निमोनिया के सिम्टम्स को फाइंड आउट करना है। तो एक एक करके सिम्टम्स पढ़ते हैं। डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन, फीवर, चिल, कफ एंड हेडेक। ये है निमोनिया के सिम्टम्स। आगे भी पढ़ते हैं कॉन्स्टिपेशन। तो ये देखिए कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा, निमोनिया तो एक रेस्पिरेटरी डिजीज है तो उसमें कॉन्स्टिपेशन कैसे होगा। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, पहले कॉन्स्टिपेशन ही देखते ही गलत कर देना। नेजल कंजक्शन एंड डिस्चार्ज ये सही है, मान लीजिए कफ सही है। कॉन्स्टिपेशन, फिर यहाँ पर कॉन्स्टिपेशन तो ये भी गलत है। हाई फीवर, वीकनेस, स्टमक पेन, ना इसमें स्टमक पेन होगा क्योंकि इंटेस्टाइन में थोड़ी ना इन्फेक्ट करता है ये निमोनिया, ये तो रेस्पिरेटरी डिजीज है। तो डी भी कैंसिल। अगर हम ए की तरफ चाहें, डिफिकल्टी इन रेस्पिरेशन सही है, फीवर सही है, चिल सही है, कफ और हेडेक ये सारे ऑप्शन सही है, ये निमोनिया के ही सिम्टम्स है। तो 7 का हो गया ए। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, कैंसर कोजिंग जीन्स आर कोल्ड। कि जो कैंसर कोजिंग जीन्स है उन्हें क्या कहा जाता है, ऑन्कोजेंस। कैंसर कोजिंग ऑन्कोजेंस, ये आपको पता ही होगा कि कैंसर कोजिंग जीन्स को ऑन्कोजेंस कहा जाता है। तो इसका आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, इन मेलेंजेंट ट्यूमर। कि जो मेलेंजेंट ट्यूमर होता है दी सेल प्रोलिफरेट ग्रो
rapidly and move to other parts of the body to form new tumor. This stages of disease is called, यानी कि जो कैंसर में मेलेंजेंट ट्यूमर होता है उसमें क्या होता है कि जो सेल होती है वो वहाँ से एक जगह से टूट कर दूसरी जगह पर जाती है, वहाँ पर एक न्यू ट्यूमर स्टार्ट करती है, न्यू ट्यूमर डेवलप करती है। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो उस प्रोसेस को मेटास्टेटिस कहा जाता है। मेटास्टेटिस यानी कि सेल अपने प्लेस से टूट कर दूसरी जगह पर जाती है, वहाँ पर दूसरा ट्यूमर फॉर्म करती है। तो इसमें मेलेंजेंट ट्यूमर में एक प्रोसेस होती है जिसे कहा जाता है मेटास्टेसिस के थ्रू ये ज़्यादा फैलता है। तो ये हो गया मेटास्टेटिस। 9th का आंसर हो गया बी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन एन पेरेंट हेल्दी पर्सन इज डायग्नोज्ड एज अनहेल्दी बाय अ साइकेट्रिस्ट, द रीजन फॉर दैट कि एक हेल्दी पर्सन साइकेट्रिस्ट के थ्रू अनहेल्दी डिटेक्ट किया गया, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? द पेशेंट वाज नॉट एफिशिएंट एट वर्क, कि पेशेंट अपने वर्क में एफिशिएंट नहीं है। द पेशेंट वाज नॉट इकोनॉमिकली प्रोस्पेर, कि जो पेशेंट है वो इकोनॉमिकली प्रोस्पेरस नहीं है। द पेशेंट सो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, कि जो पर्सन है वो बिहेवियर के लेवल पे और सोशल के लेवल पे माल एडजस्टमेंट है, या ही डज नॉट टेक इंटरेस्ट इन स्पोर्ट। इसका बेस्ट रीज़न क्या हो सकता है कि साइकेट्रिस्ट के थ्रू वो अनहेल्दी डिटेक्ट किया गया है। तो इसका सही आंसर होता है सी, कि द पेशेंट शो बिहेवियर एंड सोशल माल एडजस्टमेंट, की जो पर्सन है उसमें बिहेवियर और सोशल जो एस्पेक्ट है, यानी कि सोसाइटी से जो इंट्रैक्शंस हैं उसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो 10th का आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फ्लोइंग आर रीजन फॉर र्यूमेटिक आर्थराइटिस, चूज द करेक्ट ऑप्शन। र्यूमेटिक आर्थराइटिस आपको पता होना चाहिए कि एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है, यानी कि इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। तो हम एक एक करके इसमें पढ़ते हैं और करेक्ट आंसर देखते हैं। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इंक्रीजेस। ये तो गलत है कि द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इंक्रीजेस नहीं होती, डिक्रीजेस होती है। तो ये तो हो गया गलत। बॉडी अटैक सेल, ये बिल्कुल सही है क्योंकि एक ऑटोइम्यून डिजीज है, तो बॉडी खुद की सेल पर अटैक करती है। मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन दी बॉडी, कि ज़्यादा से ज़्यादा एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है बॉडी में। द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट पैथोजन और फॉरेन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल इज लॉस्ट, तो ये भी सही है। और मोर एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस इन द बॉडी, ये गलत है। तो इसका आंसर हो गया सेकंड और फोर्थ। तो ये देखिए बी। तो 11th का आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, एड्स इज कोज्ड बाय HIV यानी ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, अमंग द फ्लोइंग विच वन इज नॉट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV, कि एड्स कौन सा है यहाँ पर एक चीज़ है जिससे एड्स नहीं फैल सकती। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कंटामिनेटेड ब्लड, इससे फैल सकती है। शेयरिंग द इन्फेक्टेड नीडल, इससे भी फैलता है एड्स। शेकिंग हैंड्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, शेकिंग हैंड से नहीं फैलता एड्स। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, इससे भी एड्स फैलता है। तो शेकिंग हैंड से नहीं फैलता, तो इसका आंसर हो गया हमारे का सी, 12th का सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, स्मैक इज अ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम, स्मैक एक ड्रग है जो कि ऑब्टेन होती है किससे? स्मैक यानी हेरोइन। तो ये किससे ऑब्टेन होती है? लैथिक्स ऑफ पेपर सोमनिफेरस प्लांट होता है एक, वहाँ से ये स्मैक जो ड्रग है वो ऑब्टेन की जाती है। यानी 13 का जो आंसर है वो हो गया ए। जल्दी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14, द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय अ सेल इन वायरल इन्फेक्शन दैट कैन प्रोटेक्ट अदर सेल फ्रॉम फर्दर इन्फेक्शन इज, कि जो वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी कि एक सेल है उसमें वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो वो सेल एक सब्सटेंस को रिलीज़ करेगी जो कि दूसरी सेल्स को बचा सके। तो उस सब्सटेंस को क्या कहते हैं? देखिए, ये इन्नेट जो इम्यूनिटी होती है उसमें 4 तरह की इम्यूनिटी होती है। पहली जो होती है वो होती है फिजिकल, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर सेलुलर यानी सेल्स के लेवल पर, और फिर लास्ट में है साइटोकाइनिन। यानी कि इसमें यही होता है साइटोकाइनिन में कि एक सेल अगर इन्फेक्ट हो गई वायरल इन्फेक्शन, तो वो कुछ केमिकल्स रिलीज़ करती हैं जो कि बाकी जो सेल्स हैं उनको बचा ले वायरल इन्फेक्शन होने से। तो वो जो सब्सटेंस रिलीज करती है उन्हें कहा जाता है इंटरफेरोन। यानी कि इसका आंसर हो गया हमारा सी, 14th का आंसर हो गया सी। ये देखिए, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू ऑर्गन टू सेव
certain patient often fail due to rejection of such disease organ by patient. Which type of immune response is responsible for such rejection? देखिए क्या होता है, कुछ लोगों में ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, जैसे किडनी का ट्रांसप्लांटेशन किया जाता है, तो उसको रिजेक्ट करने के लिए कौन सा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है? ह्यूमरल इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो इसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि क्या करता है कि अगर ट्रांसप्लांटेशन करवाया जाता है किडनी का या फिर किसी और भी ऑर्गन का, तो उसे रिजेक्ट करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसको अवॉइड करने के लिए पेशेंट को अपनी पूरी लाइफ इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेनी पड़ती है, जिससे कि उसका इम्यून सिस्टम लोअर लेवल पर रहे। तो इसका आंसर हो गया डी, 15th का डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16th, एंटीबॉडी प्रेजेंट इन कोलोस्ट्रम विच प्रोटेक्ट द न्यूबॉर्न फ्रॉम सर्टेन डिजीज। यानी कि साफ सीधा पूछा गया है कि जो कोलेस्ट्रम होता है, जो इनिशियल डेज में जो मदर के ब्रेस्ट से जो मिल्क जेक्ट आउट होता है, जो येलो कलर फ्लूइड होता है कोलेस्ट्रम, उसमें कौन सी एंटीबॉडी होती है? तो उसमें होती है IgA। मैंने आपको एक चार्ट भी दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें 5 एंटीबॉडी दी गई है और उनके फंक्शंस भी आगे लिखा गया है। तो इसमें है IgA, यानी कोलेस्ट्रम में IgA एंटीबॉडी मिलती है आपको। तो इसका आंसर हो गया बी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, टोबैको कंजप्शन इज नोन टू स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ एड्रेलिन एंड नॉन एड्रेलिन। कि टोबैको कंजप्शन स्टिमुलेट करता है एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन के सिक्रीशंस को। द कंपोनेंट कॉजिंग दिस कुड बी, कि इसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है? टोबैको में ऐसा क्या होता है कि जो एड्रेलिन और नॉन एड्रेलिन के सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देता है? तो आपको पता ही होगा कि टोबैको में होता है निकोटीन। तो यानी कि इसका आंसर हो गया 17 का ए। 18 क्वेश्चन की बात करते हैं, एंटीविनोम अगेंस्ट स्नेक पॉइजन कंटेन। कि जो एंटीविनोम होता है जो स्नेक पॉइजन में दिया जाता है, वो क्या कंटेन करता है? तो वो परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज कंटेन करता है, यानी कि एक पैसिव मोड है इम्यूनाइजेशन का, जो कि आर्टिफिशियल एंटीबॉडीज कंटेन करता है। तो इसका आंसर हो गया सी, 18th का सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लिम्फोइड टिश्यू। इनमें से कौन सा एक लिम्फोइड टिश्यू नहीं है, यानी कि इम्यूनिटी में कोई रोल प्ले नहीं करता? तो पैनक्रियाज, स्प्लीन, टॉन्सिल, थाइमस, ये तीनों ही लिम्फोइड टिश्यू है। जो पैनक्रियाज है वो कोई लिम्फोइड टिश्यू नहीं है। तो इसका आंसर हो गया सी, 19th का सी। चलिए चलते हैं 20th क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फ्लोइंग ग्लैंड इज लार्ज साइज एट बर्थ बट रिड्यूस इन साइज विद एजिंग। इनमें से कौन सा एक ऐसा ग्लैंड है जो बर्थ के टाइम पर तो बड़ा होता है, यानी साइज में बड़ा होता है, और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उसका साइज घटता जाता है? तो ये वाला ग्लैंड है थाइमस। थाइमस एक ऐसा ग्लैंड है जो कि छोटे बच्चों में बड़ा मिलता है, और जैसे कि ओल्डर एज हो जाएगी तो थाइमस का साइज बहुत छोटा हो जाएगा, जिससे कि इम्यूनिटी भी डाउन हो जाती है। तो 20 का आंसर है सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, हीमोजोइन क्या है? प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन, टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस इन्फेक्टेड सेल, टॉक्सिन रिलीज फॉर प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, टॉक्सिन रिलीज फॉर हीमोफिलस इन्फेक्टेड सेल। अब हीमोफिलस और स्ट्रेप्टोकोकस तो निमोनिया के पॉजिटिव एजेंट हैं, यहाँ पर कोई सेल इन्फेक्ट होती नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। प्रीकर्सर ऑफ हीमोग्लोबिन के प्रीकर्सर नहीं है। जो करेक्ट आंसर है वो सी है कि टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल, यानी कि जो प्लाज्मोडियम है जब वो सेल पर इन्फेक्ट करता है आरबीसी पर, और जब वो सेल ब्रस्ट होती है, जब वो एक केमिकल को रिलीज करती है हीमोजोइन केमिकल, जो कि फीवर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये आंसर हो गया सी कि टॉक्सिन रिलीज फ्रॉम प्लाज्मोडियम इन्फेक्टेड सेल। तो 21 का आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फ्लोइंग नोट द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ रिंग वॉर्म। कि जो रिंग वॉर्म डिजीज है उसके पॉजिटिव एजेंट हैं, ये सारे पॉजिटिव एजेंट दे रखे हैं, इनमें से कौन सा एक उसका पॉजिटिव एजेंट नहीं है, रिंग वॉर्म का पॉजिटिव एजेंट नहीं है? तो उसके लिए आप एक ट्रिक याद रखिए कि TMI एंड E, टेमी, यानी कि ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन। यानी कि यहाँ पर है ट्राइकोफाइटोन, माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटोन, ये तो है रिंगवॉर्म के पॉजिटिव एजेंट। जो मैक्रोस्पोरम है ये नहीं है। तो आपको याद रखना है कि ट्राइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम एंड एपिडर्मोफाइटोन ये है रिंगवॉर्म के पॉजिटिव एजेंट, और जो लास्ट वन है माइक्रोस्पोरम ये रिंगवॉर्म का पॉजिटिव एजेंट नहीं। तो हमारा इसका आंसर हो गया डी, 22 का डी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23, अ पर्सन विथ सिकल सेल एनीमिया इज।
ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक पर्सन है जिसको सिकल सेल एनीमिया है, यानी कि सिकल सेल इन्फेक्टेड है वो पर्सन, तो उसको क्या चांसेस है कि वो मोर प्रोन टू मलेरिया है, कि उसके मलेरिया होने के ज़्यादा चांसेस है, मोर प्रोन टू टाइफाइड, क्या उसको टाइफाइड होने के ज़्यादा चांसेस है, लेस प्रोन टू मलेरिया, क्या उसको मलेरिया होने के कम चांसेस है, या लेस प्रोन टू टाइफाइड, या फिर टाइफाइड होने के कम चांसेस है। तो इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ कि इसका आंसर है सी, लेस प्रोन टू मलेरिया, कि उसको मलेरिया होने के कम चांसेस है। क्यों है? क्या होता है सिकल सेल एनीमिया में जो आरबीसी है उसकी शेप चेंज हो जाती है, बाई कनकेव से सिकल सेल शेप के आरबीसी कन्वर्ट हो जाती है सिकल सेल एनीमिया की शेप में, यानी कि जो बाई कनकेव शेप की जो आरबीसी थी वो अब हो गई सिकल सेल एनीमिया, यानी कि सिकल शेप की आरबीसी हो गई। अब क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, जो प्लाज्मोडियम फैल्सीपुरम होता है, जो मलेरिया पॉजिटिव एजेंट है, वो अटैक नहीं कर पाता, यानी कि आरबीसी को पहचान ही नहीं पाता आरबीसी कौन सी है, आरबीसी की शेप तो क्योंकि चेंज हो गई तो वो पहचान कैसे पाएगा, तो इसलिए वो अटैक कर ही नहीं पाता आरबीसी पर, और इसकी वजह से मलेरिया हो ही नहीं पाता। तो यानी कि शेप चेंज हो गई आरबीसी की, इसकी वजह से उसको मलेरिया नहीं होगा। यानी कि जिस बंदे को पहले से सिकल सेल एनीमिया है उसको कभी मलेरिया नहीं हो सकता। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? लेस प्रोन टू मलेरिया, यानी कि 23 का आंसर हो गया सी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, तो ये है हमारा टेलीग्राम ग्रुप ट्रिक्स 18 का। यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स मिलेंगे और इस चैप्टर के जो या फिर ये लेक्चर है इसके भी आपको पीडीएफ नोट्स यहाँ पर मिल जाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।